जय माता दी। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य शुक्र शनि तीनों ग्रहों की युति के बारे में बताऊंगा। इसका आपके चरित्र पर, आपकी गृहस्थी पर, आपके प्रोफेशन पर, आपकी हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह की मानसिक स्थिति होती है जातक की और किस तरह से वो अपने कार्य को करना पसंद करता है, साथ ही साथ कहाँ उसके पैसे सबसे ज़्यादा खर्च होते हैं, किन चीज़ों को लेकर के वो घर से बाहर रहता है, परिवार से बाहर रहता है और कई बार किन कारणों से उसको विदेश यात्रा भी करनी पड़ जाती है। क्या ये शुभ होती है या अशुभ, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी, नीचे कमेंट सेक्शन में उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि प्लीज़ आप सूर्य शुक्र शनि 12वें भाव में बैठे हों उस युति पर आप कुछ अपनी वीडियो दे करके हमारा मार्गदर्शन करें। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके मन में कोई बात है, यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर रखिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं यहाँ चैनल पर, तो आप अपनी बर्थ डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरी वेबसाइट astrosiddhi.com पर जा करके आप अपनी डिटेल्स फिलअप करके दे दीजिएगा। आने वाली अगली वीडियो में मैं आपका जो भी समाधान है पूरी तरह से 100% ईमानदारी, सच्चाई के साथ और बिना कुछ छुपाए आपको यहाँ बता दूंगा कि आपको किस तरह की तकलीफ से कैसे बाहर आ सकते हैं और कैसे आपकी समस्या का हल आपको मिल सकता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं सूर्य शुक्र शनि 12वें स्थान में क्या रिजल्ट देते हैं, क्या फल होता है इनका। सबसे पहले तो यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, जन्म कुंडली के 12वें भाव को ही नहीं अपितु हमारे पंच तत्व हुआ करते हैं जिनसे हमारा शरीर बना, 5 अंगों का पंचांग हुआ करता है। इसी तरह से जन्म कुंडली के अंदर भी पंच कर्म होते हैं, ग्रह होते हैं, राशियां होती हैं, भाव होते हैं, दृष्टि होती है, फिर उसके बाद आपस के योग हुआ करते हैं। इन पांचों को मिलाने के बाद ही कोई सही प्रेडिक्शन बन सकती है या किसी के बारे में आप सही बात कह सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक धागा खिंच जाए तो पूरी 100% प्रेडिक्शन में से उतने प्रतिशत कमी आ जाती है सच कहने में या उसकी सही कैलकुलेशन करने में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो बात कहने जा रहा हूँ वो आपको 100% सच नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सच करने की या बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर किसी का अपना सिस्टम होता है ना, हर किसी का एक अपना नज़रिया होता है, हर किसी की अपनी एक सोच होती है और सबका एक ही थंब रूल नहीं होता, सबके अपनी अपनी लाइफ के अलग अलग होते हैं। हम सब का जो अंगूठे का जो थंब इम्प्रेशन होता है सबका सेम नहीं होता, वो हम सभी का अलग होता है। इसीलिए हर किसी की जन्म कुंडली पर सेम बात लागू नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए अब चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं सूर्य शुक्र शनि के बारे में बता ही देता हूँ। देखिए, जन्म कुंडली के 12वें भाव को खर्चे का माना जाता है, कमजोरी का माना जाता है, विदेश यात्रा का माना जाता है, घर से दूर का माना जाता है और इसको आइसोलेशन हाउस भी कहा जाता है। मतलब किसी चीज़ से आप कट गए, दूर हो गए या कोई चीज़ आपसे दूर हो गई, उसे जन्म कुंडली का 12वां भाव ही माना जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर सूर्य शुक्र शनि आकर के बैठ गए तो क्या ऐसा जातक अपने पिता से अलग हो जाता है, जीवन साथी से अलग हो जाता है या फिर अपने काम धंधे से अलग हो जाता है, क्योंकि शनिदेव तो प्रोफेशन से रिलेटेड कहे जाते हैं। नहीं, इन सब बातों का जवाब नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को अधिकार पिता, हमारी आँख जो होती है वो राइट आई का माना तो जरूर जाता है प्रतीक, लेकिन यदि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव पर कोई अच्छी दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा जातक अपने पिता की हर परिस्थिति में मदद करने वाला होता है।
अपने पिता को कभी कमजोर नहीं होने देता, और ऐसे जातक का हमेशा जब भी वो कमजोर पड़ेगा तो उसके पिता उसका साथ देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव मैंने कहा ना, एक कमजोरी का भी होता है। इसीलिए आप सिर्फ एक ग्रह को मत पकड़िए, तीनों को पकड़िए और तीनों के अलग अलग एंगल्स को पकड़ करके चलिएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सूर्य के साथ बैठे हुए शुक्रदेव की। शुक्रदेव को सुंदरता का मालिक कहा जाता है, खूबसूरती का मालिक कहा जाता है। कोई भी चीज इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है वो शुक्र की चरम सीमा पर है। चरम सीमा का मतलब टॉप हाइट पर है, वो अपने लेवल पर। क्लियर? यदि आप अपने तन की सफाई अच्छे से नहीं रखते तो आपको शरीर में समस्याएं आने लग जाती हैं। यदि आप अपने कपड़े अव्यवस्थित तरीके से रखते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए शुक्रदेव खराब हो जाते हैं। यदि आप अपने हाथ पैरों की सफाई ठीक से नहीं रखते तो आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देते। शुक्रदेव से जीवन साथी को भी जोड़ा जाता है। तो यदि आप अपने जीवन साथी का सम्मान ठीक से नहीं करते, उनका आप हर कमजोरी, हर परिस्थिति, हर चीज के अंदर आप उनका सही तरीके से साथ नहीं देते तो यहाँ पर बैठे हुए शुक्रदेव खराब हो जाते हैं। लेकिन एक रहस्य और बताऊं मैं आपको, यहाँ पर ये 100% सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी भाव से कोई ग्रह विशेष दृष्टि से शुक्र को देख रहा होगा तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जातक एक समय अवधि तक तो उसका साथ नहीं देगा, लेकिन एक समय अवधि पूरी हो जाने के बाद उसका हर चीज में साथ देने लग जाएगा। जैसे आपने खुद भी देखा होगा, अपने आसपास आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा लोगों को देख करके, कि शादी के शुरू के 4 साल तो अच्छे नहीं रहे, लेकिन उसके बाद जिंदगी बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही, किसी तरह की कोई दुख तकलीफ नहीं हुई। चाहे उनकी जिंदगी के अंदर संतान सुख की प्राप्ति के बाद सब कुछ अच्छा होने लग गया, चाहे उन्होंने शादी के 4 साल बाद नया काम शुरू किया, वो काम बहुत अच्छा चलने लग गया। तो मीन्स या तो हो सकता है 10वें घर से कोई संबंध जुड़ा हुआ हो, या हो सकता है 5वें घर से कोई संबंध जुड़ा हुआ हो। इसीलिए तो कहता हूं, आप अपनी जन्म कुंडली किसी विशेष अच्छे अनुभवी कंसल्टेंट को दिखा करके ही आप अपने बारे में सही सलाह लीजिए। देखिए, 2 पैसे आपके ज़्यादा जरूर खर्च हो जाएंगे, लेकिन आपको सही सलाह मिलेगी, गुमराह होने से बच जाएंगे आप। ऐसा मैं आपको सलाह के तौर पे कह सकता हूँ। बाकी तो जैसी आप लोग प्रभु हैं, आप ईश्वर हैं, जैसी आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा तो फर्ज है। भाई बहन है मेरे बड़े हैं, इसीलिए तो मैं आप सबको हमेशा प्रणाम करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ सूर्य शुक्र के साथ बैठे हुए शनिदेव की। ये तीनों ग्रह जब साथ मिलके बैठते हैं तो हमारी पूज्यनीय लाल किताब में कहा जाता है, राहुदेव अच्छा फल नहीं दे रहे होते, मंगल देव का अच्छा फल नहीं हो रहा होता। लेकिन कहाँ, जहाँ मंगल देव बैठेंगे वहाँ का अच्छा फल नहीं मिलता। क्लियर? जहाँ राहु देव बैठेंगे वहाँ का अच्छा फल नहीं मिलता, और जहां बृहस्पति देव बैठे होंगे वहां पर इनका अच्छा फल नहीं मिलता। यानी सूर्य शुक्र शनि 12वें स्थान में, और फल खराब जाएगा जहां पे बृहस्पति हो, राहु हो, या जहां पर मंगल देव बैठे हुए हों। इसीलिए जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य शुक्र शनि की स्थिति जब बैठी हुई हो तो ऐसी स्थिति में जातक अपने काम पर ध्यान नहीं देगा, अपनी नॉलेज पर ध्यान नहीं देगा, अपने काम पर फोकस ना होने के अलावा कहीं और फोकस होगा। उसका किसी न किसी कारणवश बृहस्पति जब अशुभ अवस्था के अंदर बैठ गए हुए हों, सपोज यदि 5वें स्थान में बैठे हुए हों, 7वें स्थान में बैठे हुए हों, 10वें स्थान में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक हमेशा दूसरों के काम में ही मस्त रहेगा और अपने काम को पूरी तरह से भूल जाएगा। उसे उसके काम की कोई समझ देने की कोशिश करेगा तो वो उसको उल्टी सलाह दे देगा। यानी ऐसे इंसान का जो फोकस होगा, ध्यान होगा, इनसाइट्स होगी, नॉलेज होगी, वो सारी की सारी दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके अपने काम कुछ नहीं आने वाला। और इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए सूर्य शुक्र शनि को अच्छा कैसे किया जाए उसका भी उपाय समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात और भी बता देता हूँ कि
ये 100% सच नहीं है कि जातक अपने चरित्र का कमजोर हो सकता है, अपनी आत्मशक्ति के तौर पे कमजोर हो सकता है, अपनी संयम शक्ति पर वो कमजोर हो सकता है। ऐसा 100% सही नहीं है और ऐसा गलत भी नहीं है, क्योंकि ये देखना बेहद जरूरी है कि अन्य ग्रहों की उसे सपोर्ट कैसी मिल रही है, ग्रह किस राशि के अंदर बैठा हुआ है, लगन क्या है और अन्य ग्रहों के साथ उसका संबंध कैसा जुड़ रहा है। मैं इसीलिए यहाँ पर आपको हमेशा कहता आया हूँ, किसी एक ग्रह को पकड़ करके आप अपने जीवन का यथार्थ मत स्वीकार करिए। अच्छे से अपनी जन्म कुंडली को समझिए, उसको गहराई से जानने की कोशिश करिए, क्योंकि ये दैविक विद्याएं हैं, ईश्वर की विद्याएं हैं। और कहना यही चाहूँगा, जब सूर्य निकलता है ना तो हम डरते नहीं हैं, बल्कि प्लान करते हैं अपने कामकाज को लेकर। इसीलिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए किसी भी ग्रह के पास ना तो फालतू समय है, ना फालतू ऊर्जा है, ना उनके पास आँख ना कान है कि वो आपको दुखी करने के लिए आपके पीछे पड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप जैसा कर्म करते हैं उन चीज़ों का आपके प्रति वो रिएक्शन आने लग जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ। आपने अपनी शर्ट को खुद बिना तह लगाए हुए, बिना अच्छे से मेंटेन किए हुए आपने वार्डरोब में फेंक दी। आपने सोचा अब इस शर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोइंसिडेंसली आपको उसी शर्ट की जरूरत पड़ जाए और आप वो शर्ट उठाते हैं और अब वो बिल्कुल खराब है, पहनने लायक नहीं है। अब आपको उसे प्रेस करना पड़ेगा और आपके पास प्रेस करने का टाइम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप शर्ट खराब पहन के बाहर निकलेंगे और आपकी रिस्पेक्ट वैल्यू डाउन हो सकती है। गलती किसकी है? गलती आपकी है कि आपने अपनी शर्ट को वार्डरोब में ऐसे ही फेंक दिया। अगर आप उसे तह लगा करके तरीके से रखते और आपके पास समय की कमी के कारण अगर आप उस शर्ट को जब आप बाहर निकालो तो कितने प्यार से निकालोगे और आपकी रिस्पेक्ट वैल्यू बनेगी। इसी तरह से आप अपने ग्रहों को अपने गलत कर्मों के द्वारा स्वयं खराब करते हैं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ कोई खास ग्रह आपको दुखी करने के हिसाब से नहीं बैठा है कि मुझे फला फला को इस दिन दुखी करना है। नहीं, आप अपने नियत कर्म को पहचानिए और नियत कर्म आपकी जन्म कुंडली के अंदर नेचर पहले से डिसाइड करके भेजती है। इसीलिए जन्म कुंडली के 12वें स्थान में बैठे हुए सूर्य शुक्र शनि के योग के समय व्यक्ति दूसरों के ऊपर अपना अधिकार जमाने लग जाता है, दूसरों में कमियां ढूंढने लग जाता है, दूसरों की कमजोरी में अपना समय खराब करता है, अपने कामकाज को खराब करता है और ऐसी स्थिति के अंदर वो अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक ऊर्जा का भी नुकसान कर बैठता है और दोष दे बैठे कि मेरे तो ग्रह ही ऐसे हैं। बिल्कुल नहीं, आप अपने ग्रहों को समझिए। अब उपाय कर लीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आपके साथ ये स्थितियां हों। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके घर के अंदर बेवजह का कबाड़ इकट्ठा ना हो। मैं बार बार अपनी हर एक वीडियो में लगभग ये बोलता ही बोलता हूँ, घर के अंदर वेस्टेज इकट्ठा बिल्कुल ना करें। घर के अंदर साफ सफाई का माहौल बहुत अच्छा रखें। अपने कपड़ों को अपने वार्डरोब के अंदर, अपने बिस्तरों को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके रखें। शनि और शुक्र इसी से ही अच्छे होने लग जाएंगे। सुबह सूर्योदय के पहले जागे और सूर्य अस्त के थोड़ी देर बाद यानी कि लगभग 9 या 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शनि दोनों ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपको अपने कर्म में, यानी जो भी आप प्रोफेशन करते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब करते हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र को समझ लीजिए कि आपको कर्म कितना करना है, कहाँ आपको दखल देना है, कहाँ नहीं देना। इतना कर लेने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और सूर्य दोनों अच्छे हो जाएंगे। मैं यहाँ पर तीनों को जोड़ करके आपस को ये चीज़ें बता रहा हूँ। और यदि घर में पिता, बाबा, दादा, घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत बार बार खराब रहती हो तो बिजली के कोई सामान किसी से गिफ्ट लेना बंद कर दीजिए, खास तौर पर आउट ऑफ ब्लड रिलेशन से। और हो सके तो मांसाहारी भोजन का त्याग कर दीजिएगा। और जब भी सूर्य ग्रहण पड़े, आप जिस भी देश में रहते हो या जिस भी राज्य में रहते हो, तो जब सूर्य ग्रहण पड़े तो सूर्य ग्रहण के मध्य में नारियल पूजा वाला एक ले लीजिएगा और 100 ग्राम साबुत बादाम ले करके, और साबुत बादाम कौन से, मैं देखिए यहाँ फोटो में दिखा दे रहा हूँ नारियल बादाम को, ये वाले नारियल बादाम लेने हैं।
इनको लेकर के आप चलते हुई नदी में, साफ नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा नमस्कार करके। और अपने पितरों और पूर्वजों के नाम पर पितरों का तर्पण जरूर करवाते रहिएगा जब भी श्राद्ध हो। मात्र जब आप इन उपायों को कर लेंगे और आप जो मैंने टाइमलाइन और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनको आप कर लेंगे तो इससे आपको, मुझे पूरा अनुभव है, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। चलते चलते आपको एक बार फिर से रिमाइंडर दे देता हूँ कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर के ज़रूर भेज दीजिएगा। जय माता दी।